दोस्तों अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही अचानक से एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि जिसने पूरी ही दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ये रिपोर्ट है दुनिया के सबसे मशहूर मुस्लिम देश सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जिस किसी ने भी इस रिपोर्ट के बारे में सुना या इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। दुनिया का हर इंसान यही सोचने पर मजबूर है कि सऊदी अरबिया जैसा देश ये सब कुछ कर कैसे सकता है। करना तो दूर बल्कि सऊदी अरबिया जैसे देश को तो इस चीज के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए था। दरअसल दोस्तों ये रिपोर्ट ये दावा करती है कि सऊदी अरबिया ने अभी कुछ महीने पहले ही पूरी दुनिया से छुपकर बेशुमार नौजवानों को कि जिनकी गिनती सैकड़ों में ही नहीं बल्कि हजारों में थी, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। सबके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उनको उन गोलियों से भून दिया गया। वहाँ पर मौजूद अगर कुछ चश्मदीद लोगों के शब्दों में अगर आप लोगों को बताऊं तो आप ये समझिए कि उन लोगों के ऊपर ऐसे फायरिंग की जा रही थी कि मानो उनके ऊपर बारिश हो रही है। नौजवान तो नौजवान, छोटे बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी बड़ा ही दर्दनाक और दुखदायक सलूक किया गया। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये भी है कि जिन लोगों के साथ ये भयानक और जालिमाना सलूक किया गया है ये सारे लोग मुस्लिम थे। ये बात भले ही अभी तक क्लियर नहीं हुई है मगर हाँ ये बात क्लियर है कि इनमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम ही थे। बावजूद इसके कि सऊदी अरबिया मुसलमानों के लिए हमेशा से ही ऐतिहासिक तौर पर न सिर्फ बहुत ज्यादा खास बल्कि पवित्र भी माना जाता है। साथ ही साथ खुद भी सऊदी अरबिया अपने आप को इस नई दुनिया में मुसलमानों के एक रहनुमा और मुसलमानों के एक लीडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता रहता है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर ये सारे लोग थे कौन और इनका किस इलाके से ताल्लुक है, साथ ही साथ सऊदी अरबिया के साथ इनकी क्या दुश्मनी है और सऊदी अरबिया की नजर में इन सारे लोगों का गुनाह क्या था। तो चलिए इस पूरे ही मैटर को शुरू से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि सऊदी अरबिया की गिनती आज के दौर में दुनिया के सबसे अमीर देशों के साथ की जाती है और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इसकी जमीन से निकलने वाला तेल का खजाना। तेल की दौलत ने सऊदी अरबिया को पिछले सिर्फ 70 से 80 साल के अंदर उस जगह पर पहुंचा दिया है कि जिसके बारे में दुनिया ने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज के दौर में भी कि जब सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी को काफी डाइवर्स कर लिया है, यानी तेल से हटाकर अपनी इकोनॉमी का दारोमदार टूरिज्म या फिर इस तरह की दूसरी चीजों पर कर दिया है, तब भी सऊदी अरबिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो लगभग 43% इनके तेल के खजाने पर ही डिपेंड है। सऊदी अरबिया की सऊदी अरामको नाम की वो कंपनी कि जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सऊदी की जमीन से तेल और गैसेस जैसी चीजें निकालती है और उसको पूरे प्रोसेस के बाद बेचती है, वो खुद भी इतनी ज्यादा अमीर हो चुकी है कि आज उसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में की जाती है। मगर दोस्तों इतनी सारी चीजें और इतना ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी सऊदी अरबिया के पास वो एक चीज नहीं है कि जिसके लिए वो हमेशा से ही परेशान रहता है, और वो चीज भी कुछ और नहीं बल्कि लेबर है। दरअसल दोस्तों सऊदी अरबिया को ये सारे तेल और गैस से इतना ढेर सारा पैसा कमाने के लिए भी एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एक बड़ी लेबर की जरूरत पड़ती है। तेल और गैस के अलावा भी जब इस ढेर सारे पैसे को वो दूसरे सेक्टर्स यानी कि दूसरे फील्ड में इस्तेमाल करना चाहता है और दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है तो इन सारी चीजों के लिए भी आखिर में उसको लेबर ही चाहिए होती है। मगर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के पास अपनी खुद की लेबर बिल्कुल न होने के बराबर है, क्योंकि पहले तो सऊदी अरबिया की टोटल आबादी ही 3.5 से 4.25 करोड़ के करीब है और उन लोगों में भी बहुत कम ही लोग हैं जो शायद इस तरह के कामों में इंटरेस्ट रखते हों। इसीलिए इस काम के लिए अब सऊदी अरबिया को दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात कर लें एशिया की तो एशिया से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से सऊदी अरबिया को सबसे ज्यादा लेबर मिलती है। इसके अलावा अफ्रीका के इलाके के भी बहुत सारे देशों के लोग वक्त वक्त पर रोजी रोटी कमाने के लिए और अपनी जिंदगी संवारने के लिए सऊदी अरबिया का रुख करते हैं। मगर इन सारे बहुत सारे अफ्रीकन देश में भी इथियोपिया का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी इथियोपिया के लोग अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में सऊदी अरबिया में ज्यादा जाते हैं और यहाँ पर ज्यादा तादाद में लेबर के तौर पर काम करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इथियोपिया की बेइंतहा गरीबी और यहाँ के बिगड़े हुए राजनीतिक हालात। नॉर्थ अफ्रीका के दूसरे देशों की तरह ही हमेशा से ही सिविल वॉर और तख्ता पलट जैसी बुरी चीजों का शिकार रहने वाला इथियोपिया काफी बुरी हालत में पहुंच चुका है। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ की ज्यादातर आबादी आज जीने के लिए बाहर की मदद पर मोहताज हो चुकी है। भुखमरी और बेरोजगारी का हाल ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं
और ऐसा करने के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। देश से बाहर निकलकर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनको सबसे आसान टारगेट सऊदी अरबिया लगता है। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि वो न सिर्फ अमीर है और वहाँ पर काफी काम है, बल्कि साथ ही साथ वो उनसे काफी करीब भी है। मगर परेशानी उस वक्त शुरू होती है कि जब इथियोपिया के ये गरीब लोग सऊदी अरबिया जाने के लिए लीगल नहीं बल्कि इल्लीगल तरीके का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाहिर है सऊदी अरबिया जैसे देश तक लीगली पहुंचने के लिए इनको एक ऐसी रकम की जरूरत होती है कि जो इन लोगों के पास मौजूद नहीं होती है। जहां तक सवाल अब इस बात का है कि आखिर ये सऊदी अरबिया इल्लीगल कैसे पहुंचते हैं, तो इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना होगा। इथियोपिया के ये लोग सबसे पहले तो अपने पड़ोस में मौजूद 2 देश यानी कि इरिट्रिया और सोमालिया के समुद्री तट यानी कि किनारे पर पहुंचते हैं और फिर वहां से समुद्री रास्ते से ही यमन में पहुंचते हैं। यमन के बारे में आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि यहाँ पर हुती लड़ाके रहते हैं कि जिनसे अब भले ही सऊदी अरबिया की सुलह हो चुकी है, मगर पिछले एक लंबे वक्त से सऊदी अरबिया से इनकी जंग चली आ रही है। यमन में मौजूद ये हुती लड़ाके ही इन लोगों की मदद करते हैं और इनसे एक रकम वसूल करने के बाद इनको जुगाड़ से सऊदी अरबिया का बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा भी करती हैं कि कभी कभी तो ये हुती लड़ाके भी इन लोगों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इनकी फैमिली से एक बड़ी रकम वसूलने के बाद इनको जाने देते हैं। फिलहाल अगर ये लोग सऊदी अरबिया का बॉर्डर क्रॉस कर भी लेते हैं तब भी इनकी मुश्किलें आसान नहीं होती हैं। दोस्तों, मार्च सन 2022 में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि सऊदी अरबिया में इथियोपिया के लगभग 7 लाख मजदूर मौजूद हैं, जिनमें से 4.5 लाख के करीब तो ऐसे ही लोग मौजूद हैं कि जो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आए थे। इसी साल ही सऊदी अरबिया ने भी लगभग ऐसे 1 लाख लोगों को उनके घर पर वापस भेजने की डील की थी कि जो सऊदी अरबिया में गैर कानूनी तरीके से आए थे और डिटेंशन सेंटर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सऊदी कैंप से आजाद होकर अपने घरों पर वापस जाने वाले लोगों ने इन कैंप्स की जो कहानियां सुनाई थी वो यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाली थी। डिटेंशन सेंटर में इन लोगों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और हर वक्त टॉर्चर किया जाता था। इन लोगों को नहाने तक की इजाजत नहीं थी, इवन गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर भी रहम नहीं किया जाता था। मेडिकल सुविधाएं भी बिल्कुल न होने के बराबर थी और मरने पर किसी भी ऐसी अनजान कब्र में किसी को भी गाड़ दिया जाता था। ये दर्दनाक कहानी है इथियोपिया के उन बेशुमार लोगों की कि जो किसी तरह से सऊदी अरबिया में दाखिल होने में तो कामयाब हो गए थे, मगर उनका फ्यूचर बिल्कुल भी महफूज नहीं था। उनको बस उम्मीद थी कि अगर नहीं पकड़े गए तो कोई काम कर लेंगे और अगर पकड़ भी गए तो ज्यादा में ज्यादा वहाँ की गवर्नमेंट हमको डिटेंशन सेंटर में डाल देगी और कुछ वक्त के बाद हमको हमारे देश वापस भेज देगी। मगर उन लोगों को इस बात का जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि इनमें से बहुत सारे लोगों को तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही सऊदी अरबिया के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने कई बार बॉर्डर पर जब ऐसे लोगों को पकड़ा तो उनको वापस भेजने या फिर डिटेंशन सेंटर में डालने की बजाय भीड़ की शक्ल में ही गोलियों से भून डाला। लोगों का कहना है कि वहां पर जो दूसरे लोग मौजूद थे उनको लाश तक उठाने की मोहलत नहीं मिल पाई थी। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यमन से सऊदी अरबिया में इन लोगों के एंटर होने वाले ये जो रेगिस्तानी रास्ते थे ये अब कंकालों से भर चुके हैं, मगर सऊदी गवर्नमेंट ये सारे सबूतों को न सिर्फ छुपाना बल्कि मिटाना चाहती है। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही मतलब 21 अगस्त सन 2023 के दिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है जो उसके मुताबिक उसने लंबी छानबीन और सबूत इकट्ठा करने के बाद ही जारी की है। 73 पन्नों की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सऊदी अरबिया ने इथियोपिया से आने वाले लोगों का दर्दनाक तरीके से नरसंहार किया है और ये सारी की सारी जानें जानबूझकर ही ली गई हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इन सारे लोगों को कैद करने के लिए जो डिटेंशन सेंटर हैं उनके बाहर मौजूद कब्रिस्तानों का साइज भी लगातार बढ़ता गया है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कैंप में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 14 से 15 महीने के अंदर ही इथियोपिया के लोगों पर 28 बार गोलीबारी की गई, जिसमें मिनिमम यानी कम से कम 655 लोगों की जान जाने की खबर तो कंफर्म हो चुकी है। मगर अब जैसे जैसे ये केस खुलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा और ये आंकड़ा कई हजार में जाकर रुक सकता है। जहां एक तरफ ये रिपोर्ट आने के बाद सऊदी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से डिनाई कर रही है, यानी इस पूरी ही रिपोर्ट को फर्जी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट बनाने वाले लोगों का ये दावा है कि उनकी ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा पुख्ता है। उन्होंने न सिर्फ सऊदी के खिलाफ अनगिनत सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, बल्कि ऐसे बेशुमार चश्मदीद लोगों से बात भी की है कि जो दरअसल किसी दौर में यमन के इसी इलाके से ही और इसी तरीके से ही सऊदी अरबिया में एंटर होने में कामयाब हुए थे और फिर वो डिटेंशन सेंटर गए या फिर डिटेंशन सेंटर गए बगैर ही अपने देश इथियोपिया आने में कामयाब हो गए थे। रिपोर्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरह की दर्दनाक और खतरनाक स्टोरी चश्मदीद लोगों की तरफ से सुनाई गई है, उससे
तो ये महसूस होता है कि मानो ये इलाका इथियोपिया के लोगों के लिए एक किलिंग फील्ड के सिवा कुछ नहीं है। फिलहाल दोस्तों, जांच पड़ताल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अलग अलग तरह से इस केस को देखा जाएगा और स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।